आज हमारी एफटीपी की क्लास नंबर 2 है। लास्ट क्लास हमने एडवांस ऑथराइजेशन किया, डीएफआईए किया, स्टेटस होल्डर के ऊपर टॉपिक किए और उसके बाद हमने ईपीसीजी किया, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। एफटीपी का इंट्रो किया। आज हमारा टारगेट बहुत सिंपल है। देखिए, ऐसे एफटीपी तो एंडलेस है। आज हमारा टारगेट बहुत सिंपल है कि आज आरओडीईपी करेंगे। ये भी एक तरह की इंसेंटिव स्कीम है, छोटी सी स्कीम है। आई होप हाफ एन आवर में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में चले जाएंगे। उसके बाद एफटीपी में पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईओयू, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट, ऐसे थ्योरी पूछ सकते हैं। लेकिन देखो, एफटीपी का अपना स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। 5 नंबर का आएगा, हाँ 3 नंबर का न्यूमेरिकल, 2 नंबर की थ्योरी, या 3 नंबर की थ्योरी 2 नंबर का न्यूमेरिकल, ऐसे कॉम्बिनेशन आएगा। 3+2 के कॉम्बिनेशन में आएगा। अब इस 3+2 में न्यूमेरिकल पार्ट आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास हमने पूरी थ्योरी ऑलमोस्ट कर ली थी। अब ये जो 3 या 2 नंबर की थ्योरी है ना, यदि मैथ का एक एक पेज पलटने जाओगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत कष्ट पाओगे और कोई सेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्मार्ट स्टडी अप्लाई करेंगे कि आरटीपी, एमटीपी और पास्ट टर्म पेपर्स में जो थ्योरी पूछी करा दीजिए, अमेंडमेंट कुछ है तो वो करा दीजिए और सम सारे करा दीजिए, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही है। ये आरओडीपी का चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये पूरा आरओडीपी का चार्ट है। और उसके बाद ये जो सम्स में पूछी हुई ना छोटी छोटी बातें, वो 2 नंबर में छोटी सी तो बात पूछेगा यार, पूरी रामायण थोड़ी पूछ लेगा। वो सारी छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पे डाल दी है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं और इतनी सी स्पेस छोड़ी हुई है। यदि कोई छोटी बातें आपको भी नजर आ जाए तो डाल देना, लेकिन आरटीपी एमटीपी में तो नजर नहीं आने वाली, क्योंकि वो सारा मैंने कवर कर दिया इस चार्ट में। तो पेटी टॉपिक्स आपको बहुत नजर आएंगे यहाँ पे। ये सब पेटी टॉपिक्स है। ये छोटा सा शॉर्ट नोट, ये छोटा सा शॉर्ट नोट, हर डब्बा एक छोटा सा शॉर्ट नोट है। ओह नाइस। तो ये हमारा आज का टारगेट है। पहले आरओडीपी और उसके बाद पास्ट टर्म पेपर्स, ठीक है। फिर समय मिला तो और सोचेंगे, समय मिलना नहीं है। व्हाट इज आरओडीईपी? हमारे एफटीपी का एक फंडा है और वो उस फंडे पे काम करता है। वो फंडा मैंने आपको डे 1 में बताया था। आज वो तुम्हें और एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सपोर्ट गुड्स डू नॉट एक्सपोर्ट टैक्स। याद है वो वर्ड, एक्सपोर्ट गुड्स डू नॉट एक्सपोर्ट टैक्स। यानी जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उसमें जो भी टैक्स एलिमेंट है उसको हटा दो। इसी कंटेक्स्ट के कारण एक्सपोर्ट पे ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लेकिन हर इंपोर्ट पे ऑलमोस्ट ड्यूटी लगती है और हर एक्सपोर्ट पे ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। बहुत ही रेयर कोई प्रोडक्ट होगा जिसमें फॉर द टाइम बीइंग एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज की गई है। वो भी इसलिए क्योंकि देश उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं करवाना चाहता। देश में वो प्रोडक्ट लिमिटेड है, देश में उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज है फॉर द टाइम बीइंग, तो देश से वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो, इसके लिए उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के एक बार विथहोल्ड किया जा रहा है। अदरवाइज एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, डू नॉट एक्सपोर्ट द टैक्सेस। एक बात। दूसरा, आपको पता है जब एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट तो उसको 0 रेटेड सप्लाई कहते हैं, एंड इट इज नॉट निल रेटेड सप्लाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निल रेटेड सप्लाई एंड 0 रेटेड सप्लाई? निल रेटेड सप्लाई मतलब उस पे आउटपुट पे जीएसटी नहीं लगेगा, और 0 रेटेड सप्लाई मतलब उसके आउटपुट पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, उसके इनपुट पे भी जो जीएसटी लगी है ना, उसका आईटीसी मिल जाएगा। What is the difference between nil rated supply, exempted supply and 0 rated supply? Nil rated supply, exempted supply के आउटपुट पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन उनके इनपुट का आईटीसी भी नहीं मिलता। लेकिन 0 रेटेड सप्लाई वो सप्लाई है जिससे आउटपुट पे जीएसटी नहीं लगता, बाय दिस वे और दैट वे, और उसके इनपुट का आईटीसी आपको मिलेगा। तो एक्सपोर्ट पे नियम क्या है? 2 ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहो तो आउटपुट पे जीएसटी दो ही मत, बस बॉन्ड साइन कर दो, या फिर एक बार आईजीएसटी दे दो, बाद में उसका रिफंड ले लो। तो लिटरली एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगी, जीएसटी नहीं लगी, और
एक्सपोर्ट में यूज होने वाले प्रोडक्ट पे आपको आईटीसी मिलती है। इंस्टीट्यूट एक बार एग्जाम में पूछा कि यदि मैं एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं, तो देखो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट पे आईटीसी नहीं मिलती और जीरो रेटेड प्रोडक्ट पे आईटीसी मिलती है। मैं एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया तो आप इसे क्या मानेंगे, एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट की जीरो रेटेड प्रोडक्ट, है ना। तो यदि एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो क्या उसमें यूज होने वाले इनपुट का मुझे आईटीसी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं किताबें बेचता हूं तो किताबें इज द एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट और किताबों पे यूज होने वाले पेपर, प्रिंटिंग, इन किसी का भी आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन सपोज वो किताबें मैंने एक्सपोर्ट कर दी तो क्या अब उन किताबों पे जो पेपर और प्रिंटिंग यूज हुआ है उन सब का मुझे आईटीसी मिल जाएगा। तो आंसर इज वही फंडा, वी आर टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, वी आर नॉट टू एक्सपोर्ट द टैक्सेस। तो इवन एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना, नील रेटेड प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो उस पर जितना भी इनपुट या इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स यूज हुआ है उन सब का आपको आईटीसी मिलेगा। ये सब दर्शाता है कि हम लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, टैक्स एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया गया इन द नेम ऑफ आरओडीईपी। व्हाट इज आरओडीईपी? आरओडीईपी का कॉन्सेप्ट है कि माना जीएसटी का आईटीसी आपने दे दिया, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे यूज होने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स पे जितना जीएसटी लगा सबका आपने आईटीसी दे दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन कई सारे हमारे कंट्री में टैक्स और भी है जिनका कोई क्रेडिट नहीं मिलता। लोकल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, पेट्रोल पे कोई टैक्स लग गया होगा, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई होगी, कोई छोटे मोटे टैक्स और लग गया होगा जिसका आईटीसी नहीं मिलती। अभी सारे टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम थोड़ी हुए, लोकल टैक्स तो एक भी जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुआ। तो वो जो छोटे छोटे टैक्स लग जाते हैं वो भी तो एक्सपोर्ट का दाम बढ़ाते ही है, बढ़ाते, तो उसका भी या तो रिफंड दिलाइए। अब उसका रिफंड दिलाने में क्या होगा, एक एक लोकल टैक्स को पकड़ पकड़ के उसमें आईटीसी का प्रोविजन डालना पड़ेगा, विच इज नॉट फिजिबल। तो लॉ ने बोला कि ठीक है एक काम करो ना यार, एक एक लोकल टैक्स पे जितना जीएसटी लगा, सॉरी एक एक लोकल टैक्स जो लगा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे, उसका तो हम आपको आईटीसी नहीं दिला पाएंगे, लेकिन उन सबको कंसिडर करके हम आपको एक रिफंड दे देंगे बेस्ड ऑन योर एक्सपोर्ट की एफओपी। आपकी जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसका एक परसेंटेज हम नोटिफाई कर देंगे विच वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्योंकि कौन से प्रोडक्ट पे कितना लोकल टैक्स ऑन एवरेज लगता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो जिस प्रोडक्ट पे जितना लोकल टैक्स ऑन एवरेज लगता है वो इंडस्ट्री का सर्वे करके हमारी गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे एक आरओडीपी का रेट निकालेगी और फिर वो आरओडीपी के रेट से आप उसकी क्रेडिट ले सकते हो। बात समझ में आई? मैं आपको पहले अपने मैट में लेके चलता हूं। आरओडीपी नहीं मिल, हाँ हाँ कैपेक्स में कुछ फर्क थोड़ी पड़ता होगा इसमें। नहीं इसको फर्क नहीं पड़ता, इन सबसे इसको फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं। और साथ बात तो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इसलिए remission of duties and taxes RODTEP on export। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपके छोटे मोटे टैक्स लगते हैं उसको कंसिडर करके गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करेगी। ये रेट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी।
फिर जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे उस एक्सपोर्ट पे उस रेट से आपको एक क्रेडिट मिल जाएगी। क्रेडिट मिल जाएगी मतलब एक आपका सेपरेट अकाउंट खुलेगा आइसडेट में। आइसडेट मतलब कस्टम पोर्टल में। कस्टम पोर्टल में आपका एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा और जितना आप एक्सपोर्ट करते जाएंगे उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको RODTEP की क्रेडिट मिल जाएगी। तो मतलब वो रुपया आपके अकाउंट में आते जाएगा। अब प्रश्न आता है उस रुपए का हम करेंगे क्या। उस रुपए से आप अपनी बेसिक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हो। मतलब जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो जो आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है वो आप उससे पे कर सकते हो। टू बी नोटेड, उससे आप अपना GST पे नहीं कर सकते, उससे आप अपने अदर टैक्सेस पे नहीं कर सकते, उससे सिर्फ एंड सिर्फ आप अपनी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हो। अब आप बोलेंगे जी मुझे कुछ इंपोर्ट करना ही नहीं है, मैं तो सुडो एक्सपोर्टर हूँ। मैं सुडो एक्सपोर्टर मतलब आई एम द ओनली एक्सपोर्टर, आई डोंट इंपोर्ट, आई जस्ट एक्सपोर्ट। तो यदि ऐसा केस है कि आपको इंपोर्ट करना ही नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट ही आप करते हो, तो कोई बात नहीं, आपका ये RODTEP का बैलेंस ट्रांसफरेबल है, आप किसी दूसरी अंडरटेकिंग को ये बेच सकते हो। तो एनी हाउ इसका बेनिफिट तो आपको मिल ही जाएगा, या तो खुद ही अपनी बेसिक कस्टम ड्यूटी तो इससे पे कर दो, और यदि आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी देना ही नहीं है तो आप इसका रिफंड ले लो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा निमोनिक से बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल से बता दूं। जी सपोज आपके प्रोडक्ट का नाम है A, आपके प्रोडक्ट का नाम है A, और प्रोडक्ट के ऊपर RODTEP का रेट है सपोज 2%। तो आपने सपोज प्रोडक्ट A एक्सपोर्ट किया है, A एक्सपोर्ट किया है 50 लाख का, ये इसकी FOB वैल्यू है, फ्री ऑन बोर्ड। इसकी CIF वैल्यू है 60 लाख, यानी इंश्योरेंस फ्रेट लेते इसकी वैल्यू है 60 लाख। ठीक है, और इस पे आउटपुट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा है, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो आपसे पूछा जा रहा है ये बताइए मुझे RODTEP में कितना क्रेडिट मिलेगा। तो आंसर इज क्रेडिट अवेलेबल फॉर RODTEP shall be कितना 2% ऑफ 1 लाख की आपकी क्रेडिट मिल जाएगी। अब ये आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है बैलेंस, ये 1 लाख रुपया आप जहां चाहे यूज करो ऑन पेमेंट ऑफ योर बेसिक कस्टम ड्यूटी। चाहे इससे आप अपनी मशीनरी इंपोर्ट करो या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो या सन्ड्री मटेरियल इंपोर्ट करो, जो भी आप इंपोर्ट करेंगे उस पर जो भी आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, BCD देना है, वो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप इससे पे कर सकते हो। लेकिन इससे आप अपना CVD 37, CVD 39 कस्टम ड्यूटी GST या सेस ये आप इससे पे नहीं कर सकते। बात क्लियर? और एक बार मैट में देखें, छोटी छोटी बातें। इसका फंडा क्या है? इसका फंडा है टैक्सेस एंड ड्यूटी शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड। ठीक है, एम्स टू रिफंड सच ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एज द अदरवाइज नॉट बीन रिफंडेड अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो जो और लॉ है उन सब में इसकी क्रेडिट नहीं मिलती इन टैक्सेस की, तो उन टैक्सेस के बदले में हम आपको RODTEP की क्रेडिट देते हैं। तो क्या RODTEP इन ल्यू ऑफ GST मिलता है? नहीं नहीं नहीं, GST तो अदरवाइज भी क्रेडिट मिल जाती है, लेकिन और भी तो लोकल टैक्सेस होते हैं ना जिनकी क्रेडिट नहीं मिलती, तो उनके बदले में RODTEP की बेनिफिट है। The rebate under the scheme shall not be available in respect of duties and taxes already exempted or remitted or credited। यदि कोई भी टैक्स किसी भी कारणवश या तो एग्जेम्प्ट हो गया या रेमिट हो गया या जिसकी क्रेडिट आप ये इन 3 प्रकार ले ही चुके हो, तो फिर उसके लिए आपको RODTEP नहीं मिलेगा। ये किताबी बात है, सम्स में कोई काम नहीं आएगा। ठीक है,
मंडी टैक्स, या भी एग्जाम्पल दे रहे थे, हो भैया ये सब टैक्सेस है जिससे हमें क्रेडिट नहीं मिलती। मंडी टैक्स, वैट, वैट की क्रेडिट वैट से एडजस्ट होती है, तो भैया मेरे आउटपुट पे तो जीएसटी लगता है, तो मैं इनपुट के वैट की क्रेडिट लेके क्या करूंगा? तो सपोज मैं कोई टोबैको के प्रोडक्ट से मैं कोई मेडिसिन बनाता हूँ, तो टोबैको मेरा इनपुट है, तो इनपुट पे मेरा वैट लग गया, लेकिन आउटपुट पे तो मेडिसिन है, मेडिसिन पे जीएसटी लगती है, तो जीएसटी से वैट की क्रेडिट एडजस्ट नहीं होगी। अब मैं इस मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरा तो वैट एलिमेंट है उस पर, तो भैया उसके लिए आरओडीटीपी है। लेकिन आपको इतना उलझना नहीं है कि इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, ये सब कंसिडर करके आरओडीटीपी की रेट निकाली गई है। तो ये सब जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं ना, ये सब आरओडीटीपी के अस्तित्व को एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाई दिस लॉ, व्हाई दिस क्रेडिट। All the items under the MEIS under ROSTCL, rebate of state and central tax and levies, are now under the purview of RODTP. तो जितने भी पहले प्रोडक्ट थे जिनको ऊपर MEIS एक पुरानी स्कीम थी जो प्रोडक्ट पे लगती थी, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, उसको हटा के RODTP लाया गया। तो जिन जिन प्रोडक्ट पे ये स्कीम और ये स्कीम थी, उनकी जगह अब RODTP आ गया है, ठीक है। अंडर RODTP ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल सेक्टर्स आर कवर्ड सो एज टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल एरियाज। कोशिश की गई है जिसमें ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को कवर अप किया गया है, ताकि कहीं पे भी एक ही फंडा अप्लाई हो, एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, डू नॉट एक्सपोर्ट द टैक्स। Eligibility to obtain the benefit of the RODTP. There is no particular turnover threshold to claim RODTP. कोई भी एक्सपोर्टर हो, जितने का भी माल एक्सपोर्ट किया है, उस फिक्स परसेंटेज की रेट से अपना RODTP की क्रेडिट ले लो। कोई टर्नओवर की क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्टेटस की क्राइटेरिया नहीं है। आप यदि देश के एक्सपोर्टर हो तो आपको RODTP मिलेगा। पहली बात। मर्चेंट एक्सपोर्टर्स एंड मर्चेंट एक्सपोर्ट ट्रेडर्स नहीं, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर बोथ आर एलिजिबल फॉर RODTP। दो तरह के एक्सपोर्टर्स होते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, एक जो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं, एक जो खरीद के बेचते हैं। जो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, और जो परचेज करके बेचते हैं उसको हमने नाम कर दिया मर्केंटाइज एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो ये मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर दोनों को ही RODTP की क्रेडिट मिलेगी। To be eligible to avail the benefit of this scheme, the exported product need to have the country of origin as India. ये कंडीशन है। इसका मतलब आप सिंगापुर से माल खरीद के श्रीलंका में बेचेंगे, तो भाई तुम्हें बताओ ना इसमें कौन सा लोकल टैक्स लग गया। तुमने तो सिंगापुर से माल खरीदा, वहां से माल आया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगी, वो माल एक्सपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी तो क्रेडिट मिल ही जाएगी। उसका ड्यूटी ड्रॉबैक एक इंसेंटिव स्कीम है, उसके लिए एडवांस ऑथराइजेशन एक इंसेंटिव स्कीम है, तो उसका और प्रोविजंस है जिसमें उसी क्रेडिट मिल जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी थी, मंडी टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, नहीं सर। लोकल वैट लगा दिया, नहीं सर। इसलिए जो प्रोडक्ट आप फॉरेन से लेकर आ रहे हो और उससे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो दो यू आर मर्चेंट एक्सपोर्टर, लेकिन इससे आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, इससे आपको RODTP नहीं मिलेगी। RODTP के लिए द गुड्स मस्ट बी ओरिजिन इन इंडिया। बात क्लियर, याद रहेगा। फॉरेन से लेके आया, यहाँ पे डेवलप किया, तो बस ठीक है, फिर तो मेड इन इंडिया माना जाएगा ना। जैसे इंडिया में मोबाइल बिक रहे हैं, वो मेड इन इंडिया है, वो तो इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, सारा चीज फॉरेन से लाया जा रहा है, असेंबल करके बेच दिया जा रहा है, तो मेड इन इंडिया तो है ही वो। टू बी एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट नीड टू हैव द कंट्री ऑफ ओरिजिन एज इंडिया, वेयर द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड वाया कुरियर थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। द RODTP scheme applies to e-commerce operator as well। तो जो भी उसमें एक्सपोर्टर है
वो RODTP का स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स एज अ कार्गो एक्सपोर्ट हुआ कि गुड्स एज अ पोस्ट एक्सपोर्ट हुआ। दो तरीके से गुड्स एक्सपोर्ट, लिटरली तीन तरीके से एक्सपोर्ट होता है। एक कार्गो, सामान चढ़ाया, वेसल्स में गया, एयरक्राफ्ट में गया, चला गया। एक होता पार्सल, पोस्ट ऑफिस वाले, कुरियर वाले उसको एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाले उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और तीसरा होता है बैगेज, पैसेंजर जाते समय अपने साथ ले जाता है। तो आपका एक्सपोर्ट चाहे कार्गो की तरह हुआ या पार्सल की तरह हुआ, दोनों में ही आपको RODTP का बेनिफिट मिलेगा। पढ़ते जाइए छोटी छोटी बातें। रिबेट अमाउंट, अच्छा इनमें से जो इतने डब्बे बना के दिए ना, कोई भी एक डब्बे से 1 नंबर या 2 नंबर की थ्योरी पूछ सकता है। रिबेट अमाउंट इज इश्यूड इन फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट which will be maintained in an electronic credit ledger by the CPIs। तो आपको क्रेडिट किस फॉर्म में मिलेगी? आपके अकाउंट में एक स्क्रिप्ट अमाउंट की क्रेडिट चली जाएगी, पॉइंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। आगे बढ़े। सच ड्यूटी क्रेडिट आर बी यूज ओनली टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। सर एक बात बताओ, आपने बोला बेसिक कस्टम ड्यूटी में यूज हो सकता है, तो इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट है उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसमें तो यूज हो ही सकता है। यदि मेरा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता ही है, ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड है। तो कुछ एक्सपोर्ट पे भले बहुत कम ही सही लगता है ना बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो क्या मैं उससे अपना RODTP एडजस्ट कर सकता हूं? आंसर इज नो। क्योंकि जिस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए हम मना कर रहे हैं, हम उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं यही करने के लिए ना कि इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है। वो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चाप है, नहीं तो हम तो सीधा ला देते थे यू कैन नॉट एक्सपोर्ट, प्रोहिबिट करते थे। लेकिन वो WHO बोलेगा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, टमाटर की किल्लत सिर्फ आपके यहाँ थोड़ी है, आस पड़ोस देश में भी है, तो यदि एक्सपोर्ट करना चाहे, बाजू वाला देश खरीदना चाहे, आप ऐसे इंटर नहीं कर सकते। हमने बोला ठीक है हम टमाटर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी ला सकते हैं, बोला वो ला सकते। तो हमने टमाटर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, इसका मतलब भी आपको देश की भावना समझ जानी चाहिए कि हम टमाटर पे एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर रहे हैं। तो जब मना कर रहे हैं तो उस पर आप इंसेंटिव कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो जिस प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उस प्रोडक्ट पे कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। बात क्लियर? तो भैया ये आप अभी पढ़ लोगे थोड़ी देर में। दूसरी बात, द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। वैसे हमने ऊपर बता दिया था ट्रांसफरेबल है, तो यहाँ पे बता दिया था ट्रांसफरेबल है, फिर बता दिया कि ये ट्रांसफरेबल है एंड क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर टू द अदर इंपोर्टर। आपको नहीं चाहिए आप किसी और को दे दो। Rebate would be granted to eligible exporter at a notified rate as a percentage of FOB value with a value cap per unit। ये देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपको ये जो मिलेगा ना रिबेट, रिबेट मतलब इंसेंटिव, ये जो स्क्रिप्ट की क्रेडिट मिलेगी ना आपको, वो मिलेगी एज अ परसेंटेज ऑफ FOB। ठीक है, और हो सकता है किसी किसी प्रोडक्ट पे हम लोग वैल्यू कैप लगा दें, मतलब ये 2% ऑफ FOB मैक्सिमम 40,000, ऐसे भी तो ला सकते हैं। तो हो सकता है किसी किसी पे हम लोग वैल्यू कैप पर यूनिट ला दे कि 2% पर यूनिट, मैक्सिमम 8 रुपए पर यूनिट, मैक्सिमम 6 रुपए पर यूनिट। तो ऐसे भी हम आपको हिंडर कर सकते हैं। ठीक है, सेल प्रोसीड्स क्या इंडिया में लाना पड़ेगा इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज? तो आंसर इज इमीडिएट लाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं हुई। हर एक्सपोर्ट फेमा से गवर्नड है और फेमा बोलता ही है कि मनी मस्ट बी ब्रॉट विद इन टाइम फ्रेम इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां पे भी वही बात है कि आज आप एक्सपोर्ट किए तो हम वेट नहीं करेंगे कि आप कब पैसे लेके आओगे तब हम आपको क्रेडिट देंगे, नहीं, क्रेडिट हम आपको पूरा हाथों हाथ दे देंगे इस भरोसे पे कि आप मनी मस्ट बी रिपैट्रिएटेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन यदि आप बाद में मनी कुडंट बी ब्रॉट इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज तो हम आपका RODTP रिवर्ट कर देंगे।
तो ये तो है कि आपको पैसा इंडिया में लाना पड़ेगा विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ फेमा, लेकिन उसके लिए हम आपका RODTP को होल्ड नहीं करेंगे. Rebate would not be dependent on the realization of export proceed at the time of issue of rebate. However, rebate will deemed never to have been allowed in case of non-receipt of sale proceed within the time allowed under FEMA. ठीक है? ओके सर, RODTP चल रहा है. हाँ, छोटी छोटी बातों का समूह. इन एलिजिबल सप्लाई, कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जिसपे RODTP नहीं मिलेगा, ये बता दीजिए. तो एक तो बता चुका हूं, बताओ कौन सा. हाँ, कौन से प्रोडक्ट पे RODTP का बेनिफिट नहीं मिलेगा? जिसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी लगी हुई है तो उस पर तो मिलेगा नहीं. ऐसे कुछ और है, ध्यान से सुन लीजिए. एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम और सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म. बताया यदि गुड्स ओरिजिन फ्रॉम इंडिया नहीं है, आप सिंगापुर से लाके पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हो, श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो द गुड्स इंपोर्टेड है, हाँ, ऑलमोस्ट सेम या सब्सटेंशियली द सेम, तो उसके ऊपर हम आपको RODTP की बेनिफिट नहीं देंगे. एक्सपोर्ट दैट आर ओरिजिनेटेड इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसिट थ्रू इंडिया, मतलब सिंगापुर से गुड्स श्रीलंका जा रहा है वाया इंडिया, मतलब शिप आएगा, इंडिया में आएगा, इंडिया से माल दूसरे शिप में लोड होगा, यहां से सामान लोड होगा दूसरे शिप में और फिर ये शिप लेके जाएगा. तो भैया जी इसमें इंडिया का क्या लेना देना है? ये क्या गुड्स इंडिया ने बनाया है? नहीं, तो ये तो ट्रांसशिपमेंट हुआ खाली इंडिया में. इंडिया में खाली एक बार गाड़ी चेंज हुई है, बाद बाकी तो माल फॉरेन का फॉरेन में जा रहा है, इसलिए इस पे आपको कोई RODTP नहीं मिलेगी. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच इज सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो जिस प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उससे RODTP नहीं मिलेगी. मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या है? हम लोग किसी प्रोडक्ट को यदि बैन करना है कि टमाटर आप एक्सपोर्ट मत करो, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि टमाटर 90 रुपए से नीचे में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम एक्सपोर्ट का एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिए. इसका मतलब ये है कि हम इस एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर रहे हैं, तो जिस एक्सपोर्ट को हम रेगुलेट कर रहे हैं उसका आप RODTP नहीं ले सकते. डीम्ड एक्सपोर्ट का आपको RODTP नहीं मिलेगा. RODTP मतलब 4%, 3%, 1%, 0.5% ऑन FOB. इसका मतलब वो प्रोडक्ट इंडिया के बाहर जाना चाहिए. डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब जैसे आपने माल सेज तो बेच दिया, आपने माल EOU तो बेच दिया, आपने माल EHTP तो बेच दिया, तो ये सब डीम्ड एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री में. हम लोग करेंगे आज डीम्ड एक्सपोर्ट. तो आप जो डीम्ड एक्सपोर्ट जिसको हम लोग एक्सपोर्ट है नहीं, हम लोग मान लेते हैं, उस पे RODTP का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय DTA यूनिट टू सेज यूनिट, ये तो वही हुआ, डीम्ड एक्सपोर्ट टाइप का हुआ. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन EHTP एंड BTP, अब ये क्या हुआ? ये डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं हुआ. EHTP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, BTP बायो टेक्नोलॉजी पार्क. तो ये भी पार्क है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह, ये भी एक एरिया है जहां पे एक्सपोर्टर्स बैठते हैं. तो इन्हें ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलती है. ये जिस एरिया में बैठ के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां पे ऐसे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी है, वहां पे ऐसे भी बहुत तरह के टैक्स इंसेंटिव्स है. तो यदि आप EHTP में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप EHTP को माल नहीं बेच रहे हो, आप खुद EHTP हो, आप EHTP यूनिट हो और आप वहीं पे बैठ के मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो भाई साहब हम आपको ऐसे ही बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं और आपको एक और इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे. तो यदि आप EHTP की यूनिट हो, BTP की यूनिट हो, तो भैया जी आपके ऊपर RODTP नहीं मिलेगा. भले ही आप एक्सपोर्ट करते हो तो करिए, आपका तो धर्म ही एक्सपोर्ट करना. गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन कस्टम वेयरहाउस, यदि आप कस्टम वेयरहाउस के अंदर गुड्स बनाते हो तो भैया कस्टम वेयरहाउस इंडिया के अंदर होते हुए भी इंडिया के बाहर की तरह ट्रीट होता है. उस पर एक्साइज ड्यूटी तक नहीं लगती थी जब एक्साइज का जमाना था. एवरी मैन्युफैक्चर इज सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी. मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ.
लेकिन यदि आपने कस्टम वेयर हाउस में बना लिया तो उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। तो जब एक्साइज जैसा बड़ा टैक्स ही नहीं लगता तो वहां पे लोकल टैक्स भी नहीं लगता, छोटा मोटा टैक्स भी नहीं लगता। तो जब छोटा मोटा टैक्स लगना ही नहीं भाई मेरे, तो तेरे को RODTP क्यों लगे, क्यों मिलेगा? तो यदि आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टम वेयर हाउस में उसको मैन्युफैक्चर किया और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो इस प्रोडक्ट पे भले ही आपने एक्सपोर्ट किया है लेकिन RODTP नहीं मिलेगा। जो गुड्स आप कस्टम वेयर हाउस में मैन्युफैक्चर में यूज कर रहे हो उस पर लिटरली कोई टैक्स नहीं लगा है, ठीक है। और इन केस यदि लगा भी है तो भैया RODTP नहीं मिलेगा, यह बात पक्का है, लॉ ने एकदम क्लियरली नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर। गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने बाद यूज किया, यूज करने बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये हो गया सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स का आपको RODTP नहीं मिलेगा। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको डाइजेस्ट हो रही है। हाँ, तो वी आर इन द गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर बता दिया। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय EOU FTZ, इनका भी आपको नहीं मिलेगा, ये पॉइंट इसके जैसा ही है। तो जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं 100% EOU के द्वारा, FTZ मतलब फ्री ट्रेड जोन में जो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या बायोटेक्नोलॉजी पार्क में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इन सभी गुड्स को जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको RODTP नहीं मिलेगा। एक बार आपको दोबारा घुमाना चाहिए अपने आप को। जिस प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, या मिनिमम एक्सपोर्ट वैल्यू फिक्स किया हुआ है, या जो EOU के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, FTZ के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, EHTP या VTP के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, जो नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, या फिर जो गुड्स इंपोर्ट होके एक्सपोर्ट हो रहा है, ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही है, या फिर जो कस्टम वेयर हाउस के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेकेंड हैंड गुड्स है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, या जो गुड्स ट्रांसिट हो रहा है। ट्रांसिट वाला तो महाबदमाश पॉइंट है, एग्जाम में आ जाएगा। व्हाट प्रोडक्ट आपको RODTP नहीं मिलेगा, 2 नंबर या 3 नंबर का ही आएगा बॉस, तो 6 नंबर की थ्योरी आने वाली नहीं है। तो आपको ये 8 में से कम 4-5 पॉइंट तो याद रहने चाहिए, ठीक है, याद रहेगा सर। आइए अब हम लोग थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। भैया करना क्या है, RODTP मुझे क्लेम करना है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर टाइप की चीज बता दीजिए। तो हमने बोला लो बता देते। तो एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट द एक्सपोर्टर मस्ट इंडिकेट इन द शिपिंग बिल कि वो RODTP क्लेम करने वाला है। डिटेल्स रिगार्डिंग द क्लेम फॉर द RODTP, बेनिफिट रिगार्ड टू पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड जनरेट अ क्रेडिट स्क्रिप्ट फॉर इट। तो कहानी कब शुरू होगी RODTP की, जब आप शिपिंग बिल भरेंगे तब। शिपिंग बिल भरते समय आपको अपना इंटेंशन क्लियर करना पड़ेगा कि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। एक सेकेंड, वंस द एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इज फिल्ड द क्लेम विल बी प्रोसेस बाय द कस्टम। अब एक बार पहले आप एक्सपोर्ट का प्रोसीजर थोड़े से दिमाग में लाइए, तब आपको सीक्वेंस समझ में आएगी। देखिए यह है आपका कस्टम पोर्ट, यह है मिस्टर एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर की ये फैक्ट्री है। एक्सपोर्टर अपनी फैक्ट्री से माल एक्सपोर्ट पोर्ट पे पहले लेके आता है, ठीक है। ब्रॉट गुड्स टू पोर्ट, ले आया, लाने के साथ ही ये शिपिंग बिल सबमिट करता है इसको प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। तो पहला स्टेप ही है शिपिंग बिल लाना। प्रॉपर ऑफिसर को शिपिंग बिल सबमिट करता है, ठीक है। अभी गुड्स आ गया डॉक पे, एक्सपोर्ट हो गया नहीं यार, कहां, अभी तो हाल ही शिपिंग बिल सबमिट हुआ है।
यदि एक्सपोर्ट पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी है तो वो शिपिंग बिल के साथ पेड हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली एक्सपोर्ट के साथ वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है, लेकिन यदि लगने वाली हो तो शिपिंग बिल के साथ वो पेमेंट हो जाता है। जैसे बिल ऑफ एंट्री में दो चॉइस है ना, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। शिपिंग बिल में ऐसी कोई चॉइस नहीं है। यदि गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है तो नो डेफरमेंट, गुड्स लाओ, शिपिंग बिल सबमिट करो और शिपिंग बिल के साथ चलान अटैच कर दो कि भैया हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लियर है। क्योंकि निग्लिजिबल प्रोडक्ट पे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है भाई, तो किस बात का दो दो झमेला। आ गया। अब ये प्रॉपर ऑफिसर क्या है, आपके शिपिंग बिल को असेस करेगा। लिटरली शिपिंग बिल क्या है, शिपिंग बिल में आप अपने एक्सपोर्ट गुड्स का सारा डिस्क्रिप्शन डाले हो, क्या प्रोडक्ट है, कितने पैकेजेस में है, क्या इसके ऊपर रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है, क्या क्या इसके कंटेंट है, क्या वर्थ है, कहाँ का ओरिजिन है, कहाँ जा रहा है, ये सारी डिटेल। तो भैया प्रॉपर ऑफिसर हाथों हाथ इसको असेस कर देता है। असेस करने के बाद उसको लगता है नो ऑब्जेक्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर एक्सपोर्टर को देता है डॉक्यूमेंट कॉल्ड लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर। लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब अब आपका माल रेडी टू एक्सपोर्ट। अब ये कौन है, एक्सपोर्टर, ये माथापच्ची करता है किससे, वेसल इंचार्ज से। इसको बोलते हैं पर्सन इंचार्ज ऑफ वेसल्स। उसके साथ ये एग्रीमेंट करता है कि भैया जी मेरा माल एक्सपोर्ट होना है, तो बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये इसका और इसका झमेला चल रहा है, इस चीज का, एक्सपोर्टर का और वेसल इंचार्ज का। जब इनका आपस में एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ भैया मेरे शिप में स्पेस है, फ्रेट डिसाइड हो गया, तो फिर ये इसको दिखाता है अपना लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये पर्सन इंचार्ज इतना स्ट्रिक्ट है कि जब तक इसको लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं दिखाएंगे ना, ये अपना सामान डॉक पे लेगा नहीं। ये बोलेगा दादा आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पहले ये बताइए, क्योंकि मैं आपका सामान अपने जहाज में उठा लूं और बाद में प्रॉपर ऑफिसर ने बोला भैया ये माल किसका, मैं बोलूंगा इन भाई साहब का, और आपका लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर मेरे पास नहीं है, तो मेरे को डिपार्टमेंट बोलेगा तुम ही स्मगलिंग कॉर्ची, तुम स्मगलिंग करता है, तो आपका सामान तो जब्ती होगा ही होगा, मेरा जहाज भी जब्ती हो जाएगा। इसलिए दादा बिना लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर के मेरे पास सामान मत लाइए। बात लिया। तो अभी सारा सामान क्या होगा, डॉक पे चढ़ जाएगा। डॉक पे चढ़ने के बाद इसको डॉक्यूमेंट देता है मेट रिसीट। क्या, मेट रिसीट। सारा सामान मिल गया। ये मेट रिसीट ही एक्सपोर्टर के पास प्रूफ है कि भैया मेरा सामान जहाज पे लग गया है। अब ये बंदा इनको कस्टम वालों के पेपर देगा। कौन किसको देगा, पर्सन इंचार्ज देगा। किसको, कस्टम पोर्ट वाले को। उसका नाम है एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्योंकि भैया खाली आपका तो माल नहीं जा रहा है, मेरा जहाज तो टाइटैनिक है, मेरे में तो 100 एक्सपोर्टर का माल लेके जा रहा हूं मैं, तो सारे जो जो उसमें सामान जा रहे हैं सबका एक पूरा वो ब्यौरा बनाएगा कि भैया ये लोगों का सामान, ये आपके लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर और इतना क्वांटिटी इतना वैल्यू, ये सारा डिस्क्रिप्शन लेके मैं जा रहा हूं। एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट मिलने के बाद कस्टम पोर्ट वाले इन्हें एंट्री आउटवर्ड देंगे। क्या देंगे, एंट्री आउटवर्ड। दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट। एंट्री आउटवर्ड मतलब परमिशन। फ्लो क्लियर। अब आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बिना फ्लो के पॉइंट ही नहीं समझाना मुश्किल था। तो आपने आरओडीटीपी कब क्लेम किया था, शिपिंग बिल के थ्रू, लेकिन वंस द ईजीएम इज फाइल्ड द क्लेम विल बी प्रोसेस बाय द कस्टम। एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट हो गया, मतलब आपका जहाज वाले के साथ सारा काम हो गया, तो हम इसको प्रोसेस में ला देंगे। शिपिंग बिल पे अभी हम प्रोसेस में नहीं लाएंगे। शिपिंग बिल के मालूम बाद मालूम क्या मालूम लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको नहीं मिले, लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल गया तो क्या मालूम आपके जहाज वाले के साथ नहीं सेटिंग हुआ, माल ही नहीं गया, तो हम आपका आरओडीटीपी क्यों प्रोसेस करें। लेकिन जब आपके जहाज वाले के साथ सेटिंग हो गया, जहाज में माल चढ़ गया, जहाज वाले ने हमें ईजीएम दे दिया जिसमें आपका नाम है, आपका जहाज का, आपका सामान का डिटेल है, मतलब आपका सामान जा रहा है, देन यू विल प्रोसेस योर आरओडीटीपी। फंडा क्लियर। आफ्टर प्रोसेसिंग द क्लेम, a scroll with all individual shipping bill for the admissible amount will be generated and available in the user account at IceDate portal. अब आपके जब जैसे लोग इसको प्रोसेस कर देंगे
तो आप आइसगेट पोर्टल मतलब कस्टम पोर्टल, कस्टम पोर्टल पे जाके अपनी शिपिंग बिल सर्च करिए, आपका क्रेडिट के लिए आपको मिलेगा, लिंक मिलेगा, ठीक है। द एक्सपोर्टर शुड लॉग इन टू द आइसगेट पोर्टल एंड क्रिएट ए RODTP क्रेडिट लेजर अकाउंट। वो लिंक मिल गया, उससे आप अपना RODTP लेजर अकाउंट खोल के शिपिंग बिल क्लिक करके अपना RODTP का सेल्फ क्रेडिट ले लीजिए, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही कि इंस्टीट्यूट ने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया, आप अपना डिटेल मारिए, अपना रिजल्ट देख लीजिए, एकदम एज इट इज। After the RODTP credit ledger account is created, the exporter can log in to their account and generate script by selecting the relevant shipping bill. Once the script are generated, the refund will be credited and reflected in the export ledger account. आपके लेजर अकाउंट में वो अमाउंट नजर आएगा, आप चाहो तो उसका रिफंड ले लो, आप चाहो तो उसको ट्रांसफर कर दो, और आप चाहो तो उससे बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर दो। Once the credit are generated, the refund will be credited, ठीक है। It will be available for utilization in payment for eligible duties मतलब basic custom duties or for transfer to any other importer. It will be available for utilization in payment of the eligible duties and duties import और भैया ये रिपीट हो गया, टाइपिंग एरर, कॉपी पेस्ट। तो भैया जी आपको क्लियर हो गया, बेसिकली इतने बड़े फ्लो में सिर्फ दो ही तो काम की बात थी, सिर्फ दो ही तो काम की बात थी। दोनों फोन पे एक ही नंबर से एक साथ आया, इसलिए मेरा स्टंट रह गया, क्या बात है, दोनों में एक ही नंबर है। तो भैया जी फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि इस पूरे फ्लो में ये था कि द कहानी स्टार्ट हुई शिपिंग बिल के साथ, और शिपिंग बिल से आपका एप्लीकेशन लगा और एक्सपोर्ट जनरल मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट ने इसको प्रोसेस कर दिया। उसके बाद वो बस जाके रिजल्ट चेक करने वाली फॉर्मेलिटीज है, आपको लॉग इन करके अपना अकाउंट बनाना है, अपने अकाउंट में अपनी शिपिंग बिल को सिलेक्ट करना है और क्रेडिट अपने अकाउंट पे रख लेनी है। तो भैया जी ये क्या हो गया, RODTP का फ्लो क्लियर हो गया आपको। तो RODTP में आपने क्या क्या सीखा भैया जी, हमने सीखा ये होता क्या है, ये तरह की इंसेंटिव स्कीम है, गुड। किसको मिलती है, सभी एक्सपोर्टर को मिलती है। कोई रिक्वायरमेंट है कि इतने का एक्सपोर्ट मिनिमम होना चाहिए, नो, नो सच रिक्वायरमेंट। कोई गुड्स स्पेसिफिक है, नहीं। तो कोई मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक है कि इसको मिलेगा, नहीं। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को भी मिलेगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी मिलेगा, ओह तो सब एलिजिबल है। लिटरली कौन एलिजिबल में सबका आंसर यस यस है, सब एलिजिबल है, राइट। किस फॉर्म में मिलता है, ये क्रेडिट है, जितने तो आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका एक परसेंटेज जो कि गिवन रहेगा एग्जाम्स में, या फिर आपके प्रोडक्ट के साथ ये परसेंटेज वेरी करते रहता है प्रैक्टिकली, और सम्स में दिया रहेगा, उतना क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो क्रेडिट काम करेगा क्या, उससे आप अपनी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हो, आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो और आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो लिटरली इससे आप बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो, ये दो मानिए आप, ठीक है। क्यों दे रहे हैं ये, बेसिकली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ऐसे भी लोकल टैक्स, मंडी टैक्स, वैट लगे हुए हैं जिसकी आपको हम क्रेडिट नहीं दे पाए, और सिंस हम एक्सपोर्ट को एकदम विदाउट टैक्स रखना चाहते हैं इसलिए हम आपको क्रेडिट दे दिए। अब सपोज आप 100 रुपए का एक्सपोर्ट करने वाले हो सपोज, और आपको RODTP मिलेगा 2% सपोज, तो अब आप अपने कस्टमर को 99 में भी देने में कंफर्टेबल रहेंगे। आपका पहले टारगेट प्राइस था 100 रुपया थी, 100 के बिना पोसाएगा नहीं, लेकिन अब आपको 90 में भी, 99 में भी पोसाएगा, 98 में भी पोसाएगा, तो 2% आपको बेनिफिट मिलेगी। तो लिटरली अब आप शायद ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाओगे, इस सोच के आपको इंसेंटिव दी गई है। गुड सर, किस को नहीं मिलती, तो भैया यदि आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो आपको नहीं मिलेगी। आप खुद EOU हो, EOU के मैन्युफैक्चरर हो, या EHTP के मैन्युफैक्चरर हो, या FTZ के मैन्युफैक्चरर हो, या BTP के मैन्युफैक्चरर, आपको नहीं मिलेगी। आप फॉरेन से गुड्स लाते हो, ऑलमोस्ट सेम
फीचर्स में आप उसको बेचते हो तो आपको नहीं मिलेगी। आपका प्रोडक्ट ओरिजिन इन इंडिया नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। आपके प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, नहीं मिलेगा। आपका प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, आपको RODT पे नहीं मिलेगा। आपका प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ट्रांसिप होता है तो उस पर तो RODT पे मिलने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ वो बोला ना, अच्छा आप यदि डिम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो आपको नहीं मिलेगा। आप यदि SEZ को माल बेचते हो तो आपको RODT पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी ठीक है सर। और प्रोसीजर तो मैंने आपको अभी भी बताया। तो यदि आप दोहराते हो ना तो टॉपिक बहुत आसान है, किसी भी फ्रेंड को आप 5 मिनट के अंदर समझा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस RODTP के बाद ये जो पेटी इंपॉर्टेंट टॉट्स है ना, इसको अपने पहले सम्स के थ्रू करेंगे। पहले अपने सम्स करेंगे, उसका अपने आंसर्स करेंगे, उसके बाद पेटी सम्स हैंडल होने के बाद फिर ये पेटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं सम की तरफ। तो भैया जी ये है हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्वेश्चन आंसर सेशन। ये PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप में मिलेगा। मोबाइल ऐप में चैप्टर वाइज हमने PDF रखा है। एक PDF अलग से फोल्डर है, उसमें चैप्टर वाइज सारे PDF पड़े हुए, तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन बैंक को टॉपिक वाइज रखा है, मतलब हर क्वेश्चन के ऊपर मैं हेडर लिख देता हूँ ये कौन से थीम पे क्वेश्चन है, ताकि आप अपना सोच लो। ठीक है, स्टेटस होल्डर के बाजू में मैंने अपना फोन नंबर लिख दिया। प्लीज फोन नंबर ध्यान रखना, मेरा 315502800 ये मेरा क्या है फोन नंबर। मेरा फोन नंबर क्या है? 315502800। सर ये तो 11 डिजिट हो रहा है। यही है मेरा फोन नंबर, स्पेशल है 11 डिजिट 315502800। और शुरू करते हैं। 11 डिजिट मेरा नंबर है, स्पेशल नंबर है 315502800। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ 315502800 नंबर याद रहेगा। ये फर्स्ट, ये स्टेटस 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 315502800 मेरा फोन नंबर, ध्यान रखना। तो स्टेटस होल्डर के साथ में आपको देखना है कि इसमें यही तो देखना है। ये मैंने लिख दिया, बात बात ही तो कॉन्सेप्ट है, रखने आप तो सिर्फ ये। क्वेश्चन, 2 exporters, namely Red Stripe Private Limited and Black Knight Private Limited, have achieved the status of status holder 1 star export house in the current financial year. Both the exporters have been regularly exporting goods every year. What would have been the minimum export performance of 2 exporters to achieve the status? तो या $3 million। यदि आपको सबसे लो लेवल का स्टेटस रखना है, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी बनना है, तो कम से कम आपका $3 million का एक्सपोर्ट होना चाहिए। हो जाए आंसर। What would have been the minimum export performance of the 2 exporters to achieve the same status? हो जाए। Both the exporter wants to establish export warehouse in accordance with the applicable guidelines. What should be their export turnover to enable them to establish export warehouse? तो भैया जी सुनो, एक्सपोर्ट वेयरहाउस हो या इंपोर्ट वेयरहाउस हो, वो बेसिकली कस्टम वेयरहाउस है। और कस्टम वेयरहाउस के लिए आप मिनिमम 2 स्टार ऑनवर्ड्स, यदि आप कोई भी हो तो आप अपना क्या बना सकते हो, खुद का कस्टम वेयरहाउस का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 3, 15, 50, 200, 800, मतलब $15 million का एटलीस्ट आपका टर्नओवर होना चाहिए। आंसर देख लेते। अब आंसर में भी मैंने क्या किया, देखो ये आंसर मेरा तो ड्राफ्टेड है नहीं, ये तो इंस्टीट्यूट का ड्राफ्टेड है। मैंने इसमें क्या किया, जो काम की बात है सब लिख दिया। $3 million अपना पहला आंसर था। ये $3 million आप करंट ईयर एंड प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, हम लोग लास्ट टाइम शायद प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर बोले थे, आप रेक्टिफाई कर देना। करंट ईयर एंड प्रीवियस 3 ईयर्स का हम लोग 4 ईयर्स का स्टेटस देखेंगे आपका, करंट ईयर और पिछले 3 साल का। इन 4 सालों में यदि आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कोई भी 2 साल में हुआ है
तो आप बन जाएंगे स्टेटस होल्डर। 4 साल में कोई भी 2 साल, बात क्लियर। और मिनिमम 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बनने पे ही आपको लाइसेंस मिलेगा। और ये टर्नओवर तो दिया हुआ था 3, 15, 50, 200, 800। ठीक है, तो भैया पहले का आंसर सेटिस्फैक्टरी हो गया। आपने देखा एग्जाम में किस लेवल के सम्स आते हैं, ये स्टैंडर्ड लेवल है, ये इजी नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। सर हमें तो इजी लगा, हाँ तो बस ऐसे ही आता है। हाँ हाँ हाँ, तो की पॉइंट्स मैंने लाल लाल कर दिया ना भाई, तो खाली लाल लाल देख लेना, वही पढ़ने का। तुम चाहो तो पूरा पढ़ के देख लो, अच्छी नींद आएगी। यार जो एग्जाम में 5 नंबर का आता है, 5 नंबर में भी 2 नंबर 3 नंबर का आया, तो उसमें तुम क्या पढ़ेगा, उसमें भी न्यूमेरिकल्स आ रहा है, तो बस की पॉइंट ही लेना। ये जिस लेंथ का आंसर्स बनाया है, इस लेंथ में तो यार बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगला सम हमारा एडवांस ऑथराइजेशन का है। एडवांस ऑथराइजेशन में भी इन्होंने वैल्यू एडिशन पे सम पूछा है, बहुत आसान सा सम है। XYZ Limited has imported input without payment of duty under advance authorization. The CIF value of the input is 10 lakh. The input are processed and the final product is exported. The export made by XYZ Limited are subject to general rate of value addition. अब आपको सोचना है कि एडवांस ऑथराइजेशन में व्हाट इज द जनरल रेट ऑफ वैल्यू एडिशन, 15%। तो नो अदर इनपुट इज बीइंग यूज्ड बाय XYZ लिमिटेड, खाली जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट ला रहे हैं उसी को प्रोसेस हो रहा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट, तो भैया 10 लाख पे 15% वैल्यू एडिशन करना है, 11,50,000। किडिस एग्जाम में कैसे खींचना है देख लो आप, पहले A-B वाला पूरा फॉर्मूला लो लिखेंगे, उसके बाद लाएंगे वही 11,50,000। ठीक है, फिर एडवांस ऑथराइजेशन वर्सेस ड्यूटी ड्रॉबैक। यदि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कुछ नहीं पता तो मैं आपको पहले 2 मिनट ड्यूटी ड्रॉबैक बता देता हूं। ये मान के चलते हैं कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कुछ नहीं पता, क्योंकि वो हम लोग कस्टम्स में पढ़ते हैं। आओ 2 मिनट ड्यूटी ड्रॉबैक समझो आप। ड्यूटी ड्रॉबैक पूरा नाम लिखूं क्या? हाँ सर पूरा लिख दीजिए। ड्यूटी ड्रॉबैक ये 2 सेक्शन से गवर्नड है, 74, 75। ये कस्टम लॉ चल रहा। सेक्शन 74 बोलता है कि यदि आप कोई प्रोडक्ट फॉरेन से इंपोर्ट करते हो और उसके बाद उसे वापस एक्सपोर्ट कर देते हो, तो देश का आप अच्छे लोग हो, आप फॉरेन से लाते हो और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हो, देश के लिए कहीं ना कहीं तो आप फॉरेन करेंसी जनरेट कर रहे हो, देश का कहीं ना कहीं तो आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हो। तो आप सिंगापुर से खरीदते हो और श्रीलंका में बेचते हो, है ना, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। 100 में खरीदते हो, 104 में बेचते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन यदि आपके 100 पे आते ही 10% कस्टम ड्यूटी मार दी जाए, तब तो आप खत्म हो जाएंगे, आपका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो लॉ ने बोला भैया इंपोर्ट करते समय तो इंपोर्ट ड्यूटी देना ही पड़ेगा। क्लियर? इंपोर्ट ड्यूटी दीजिए, अपना माल ले जाइए। लोकल बेचना है लोकल बेचिए, और यदि आप तो वापस इसको श्रीलंका में एक्सपोर्ट करना है तो करिए। जितना भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी दिया था उसका 98% हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम पे वापस रिफंड करेंगे। हाँ, तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट इंडिया में क्लियर करने के बाद वापस से यदि आप एक्सपोर्ट करते हो तो जितना इंडिया में लाते समय आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका 98% हम आपको रिफंड करेंगे इन द नेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। यह है सेक्शन 74। बात क्लियर? सेक्शन 75 बोलता है कि आपने गुड्स इंडिया में लाया, लाने के बाद आपने यहाँ पे प्रोसेस किया, उससे नया गुड्स बनाया, उसके बाद आप उसे एक्सपोर्ट करो। यहाँ पे क्या था, सेम गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा था, यहाँ पे प्रोसेस के बाद नया गुड्स ए आया, बी एक्सपोर्ट हो रहा है, तब भी हम आपको रिफंड करेंगे क्या, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी एक्सेट्रा एट
ऑल इंडस्ट्री रेट, ऑल इंडस्ट्री रेट भी RODTP की तरह पीरियड टू पीरियड वैरी करती है। तो जितना हमारा ऑल इंडस्ट्री रेट है उस हिसाब से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। AIR फिक्स करते समय भी गवर्नमेंट का इंटेंशन यही रहता है कि इस बंदे का जितना भी लोकल टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी लगा है सबका हम इसको रिफंड करवा दें। तो लिटरली आपने जो भी इंपोर्ट किया उस पर जो भी आपने ड्यूटी दी वो आपको रिफंड मिल गया। तो एडवांस ऑथराइजेशन वर्सेस ड्यूटी ड्रॉबैक का एक छोटा सा समय देखो कितना प्यारा डिजाइन है। A has used some duty paid input in its export product. However, for the rest of the input, he wants to apply for advance authorization. Can he do so? मतलब A भाई साहब जो है ना कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट ड्यूटी दे के लाए हैं और कुछ प्रोडक्ट वो एडवांस ऑथराइजेशन पे लाना चाहते हैं, फिर सब मिलाकर वो एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब कुछ प्रोडक्ट उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी देते प्रोडक्ट इंपोर्ट किया और कुछ प्रोडक्ट वो एडवांस ऑथराइजेशन देते लाना चाहते हैं, उसके बाद वो अपना जो दोनों मिला के प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट ही करेंगे। तो क्या ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो मैंने पार्टली एडवांस ऑथराइजेशन पे ले आया और पार्टली मैं इंपोर्ट ड्यूटी देते ले आऊं? तो आंसर इज यस, एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी ड्रॉबैक पैरेलली चलाया जा सकता है। तो जिस प्रोडक्ट को आपने इंपोर्ट ड्यूटी देके लाए हो उस पर आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लेना, और जिस प्रोडक्ट को आप बिना इंपोर्ट ड्यूटी के लाना चाहते हो उस पर आप एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो यस यू कैन डू सो। आपका क्वेश्चन था कैन आई डू सो, तो भैया जी यस। और ये क्या लिखा, एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी अवेलेबल। देखो यहाँ पे यहां से बोथ विल बी अवेलेबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस ऑथराइजेशन और डीम्ड एक्सपोर्ट को मिलाते। डीम्ड एक्सपोर्ट आपको बता चुका हूं, फिर से बता दूं कि यदि आप किसी को एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में माल भेज दो तो होता है डीम्ड एक्सपोर्ट। आप किसी को EPCG लाइसेंस के अगेंस्ट में माल भेज दो तो वो बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। आप EOU को माल दे दो, आप EHTP को माल भेज दो, ये सब आपके डीम्ड एक्सपोर्ट माने जाते हैं। ठीक है? तो फ्लिंटेक्स मैन्युफैक्चर्स goods by using imported input and supplies the same under aid program of the United Nations। तो आप यूनाइटेड नेशन को भी माल बेच दो या इंटरनेशनल बॉडीज को भी माल बेच दो इंडिया के अंदर, तो वो सब डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो हमारी कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है और गुड्स किसको बेचती है, UNO को बेचती है, यूनाइटेड नेशंस को बेचती है। द पेमेंट फॉर सच सप्लाई इज रिसीव्ड इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट मिलता है। कैन फ्लिंटेक्स मैन्युफैक्चर सीक एडवांस ऑथराइजेशन? तो नॉर्मली एडवांस ऑथराइजेशन के साथ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब आपको इतना 15% वैल्यू एडिशन करके माल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन हम डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हम एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हैं? आंसर इज पेमेंट तो आपको फॉरेन करेंसी में मिल रहा है ना, तो डीम्ड एक्सपोर्ट भी चलेगा। आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड, पेमेंट तो आपको फॉरेन करेंसी में मिल रहा है ना, तो डीम्ड एक्सपोर्ट भी चलेगा। एंड आंसर इज यस। रेट फॉन्ट देखिए, सप्लाई टू गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स टू UN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर डीम्ड एक्सपोर्ट। एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इश्यूड फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट। बस खत्म। अगला सम फिर एडवांस ऑथराइजेशन। अच्छा बताओ, ये पूरा चार्ट पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा नहीं, लेकिन लाल लाल पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा। Jigsaw puzzle has imported input having CIF value of 25 lakh without payment of duty against advance authorization. Input are supplied free of cost, value at ₹5 lakh। देखो इनपुट के साथ, इस इनपुट के साथ आपको 5 लाख रुपए का माल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। आई रिपीट, आपने इंपोर्ट किया 25 लाख का, 5 लाख का माल आपको फ्री में मिला है, एक के साथ एक फ्री। To meet the eventualities of the quality issues arising during manufacture, on manufacturing the product are supplied to SEZ unit. On manufacturing the product are supplied to SEZ unit,
and realization is in Indian currency through regular current account. Jigsaw puzzle want to know whether it is entitled to advance authorization, yes or no बताना है, and what should be the minimum value additions, ये बताना है, and you are required to compute the FOR value of supply, कितने रुपए का माल मुझे SEZ को देना पड़ेगा. फिर क्या पूछ रहा है, Jigsaw puzzle has manufactured and supplied goods against EPCG authorization, export promotion capital goods, to their customer. Jigsaw Corporation, who are setting up a new unit for export, the payment for such supply is received in Indian currency. Can advance authorization be denied as payment has not been received in this? तो ये जो हमारा ये जो बंदा है ना, इसने अगेंस्ट ईपीसीजी माल बेच दिया. आपको पता है अगेंस्ट ईपीसीजी माल बेचना भी क्या माना जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट. ये पूछ रहा है ये जो माल बेचा है क्या ये चलेगा, चलेगा? लेट्स सी. पहले अपने बात करते हैं वैल्यू एडिशन. पहले आप ये बताइए कितने में माल बेचना पड़ेगा, 25 लाख का 15% या 30 लाख का 15%? 25 लाख का CIF वैल्यू है प्लस 5 लाख का हमने उसको हमें गुड्स फ्री मिला है, तो क्या 30 लाख का 15% या 25 लाख का 15%? एंड आंसर 30 लाख का 15%. ठीक है, ये देखने से क्लियर हो गया, खाली रेड वाला देखने से क्लियर हो गया. 30 लाख का 15%. फिर देखिए, जिग्सॉ पजल इज नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस ऑथराइजेशन. क्यों? एज द पेमेंट फ्रॉम सेज यूनिट is not realized in Indian currency, is not realized in foreign currency. देखिए भैया, डीम्ड एक्सपोर्ट पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाता है, लेकिन पेमेंट फॉरेन करेंसी में आना चाहिए. तो यदि आपको पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिले तब तो हम आपके डीम्ड एक्सपोर्ट को भी मान लेंगे, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट भी करोगे और पेमेंट भी इंडियन करेंसी में लाओगे तो भैया जी एडवांस ऑथराइजेशन का ऑब्लिगेशन हम फुलफिल नहीं मानेंगे. हाँ, नेक्स्ट साथ में हो. फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया, कंपैरिजन ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA. एडवांस ऑथराइजेशन वर्सेस ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इन दोनों को कंपेयर करके बताइए. तो आपको पता है दोनों में ही गुड्स इंपोर्ट किया जा सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. तो अंतर क्या है? तो हम बोले बहुत अंतर है सर. पहली बात, एडवांस ऑथराइजेशन इज नॉट ट्रांसफरेबल, यानी एडवांस ऑथराइजेशन एग्जैक्टली एक्चुअल यूजर कंडीशंस पे काम करता है. तो जो माल आपने एडवांस ऑथराइजेशन में खरीदा है ना, उसको आप किसी को नहीं दे सकते. आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाए तब भी वो माल आप किसी को बेच नहीं सकते. DFIA भी एक्चुअल यूजर कंडीशन पे काम करता है, लेकिन DFIA एडवांस ऑथराइजेशन के कंपैरिजन में थोड़ा लीनियंट है. वो बोलता है एक बार एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाए उसके बाद आप इंपोर्टेड गुड्स को किसी को बेच सकते. ये पहला डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस तुम्हें अच्छा लगेगा क्योंकि आसान है, कि एडवांस ऑथराइजेशन में वैल्यू एडिशन है 15% और DFIA में वैल्यू एडिशन है 20%. नेक्स्ट, जिम एंड ज्वेलरी सेक्टर एडवांस ऑथराइजेशन को अवेलेबल है परंतु DFIA को अवेलेबल नहीं है. ठीक है, एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इशूड इफ सियोन इज नॉट अवेलेबल. स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, यदि आपका स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स अवेलेबल नहीं है तब भी आप नॉर्म्स कमिटी जो ये फिक्स करता है, नॉर्म्स कमिटी को अप्लाई करिए. दिल्ली में नॉर्म्स कमेटी की ऑफिस है, उन्हें अप्लाई करिए, वो आपका सियोन फिक्स कर देंगे. जैसे ही आपका सियोन फिक्स हो जाएगा आप एटली अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन DFIA में ऐसा नहीं है. DFIA में यदि आपका सियोन प्रिस्क्राइब्ड है तब तो आप DFIA के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यदि आपका सियोन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्म्स कमेटी से फिक्स करके फिर DFIA के लिए अप्लाई कर दो. ऐसा नहीं हो सकता. ये फैसिलिटी सिर्फ AA में है. ठीक है, IGST आपको बेनिफिट मिलती है जिसमें AA में, लेकिन DFIA में नहीं मिलती. पोस्ट फैक्टो का जो है कि
एक बार पहले मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद मैं DFIA की स्ट्रीम ले लूं, तो आंसर इज यस। पोस्ट फैक्टो बेनिफिट DFIA में अवेलेबल है, लेकिन एडवांस ऑथराइजेशन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो भैया ये सब मेन डिफरेंस थे। तो आपने देखा एडवांस ऑथराइजेशन उनका कितना प्यारा और कितना फेवरेट टॉपिक है, वो उस पर सब वैराइटीज पूछे हुए। हाँ, आपने देखा 4-5 सम सबने कर लिया इस टॉप पर। तो जो इन बच्चों का मन लास्ट क्लासेस में अटक गया था, ये सम्स नहीं हो रहा है, तो आई होप टुडे दे आर वेरी हैप्पी कि एडवांस ऑथराइजेशन पे वैराइटीज से सम्स उनको मिल रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं EPCG के सम्स पे। मजा आ रहा है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत बड़ा हमारे ऊपर चैलेंज रहता है कि बच्चे को हम लोग बहुत ज़्यादा बोर किए बिना पढ़ा दें। ट्रूली बात की GST में मुझे एकदम नहीं सोचना पड़ता कि मेरे बच्चे को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। GST सब्जेक्ट इतना प्यारा है। कस्टम में भी मुझे नहीं सोचना पड़ता कि उसको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट में जादू है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में नेगेटिव जादू है, तो एकदम दिमाग घूम जाएगा। लेकिन आपको डेफिनेटली जितना GST ठीक लग रहा है उतना ही FTP ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने इसको इसी तरीके से समझाया है। हाँ बोल दो भैया, तो जुटाई सही। HP प्राइवेट लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर वांट्स टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। ऑब्वियसली जब आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हो तो DFI तो EPCG लगता है। इन कंप्लीट नॉट डाउन कंडीशन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, वो तो फॉरेन कंट्री से आएगा, एंड असेंबल द सेम इन इंडिया। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विल बी अंडर नोटिफाइड प्रोजेक्ट इंपोर्ट, यानी ये नोटिफाइड प्रोजेक्ट इंपोर्ट है। प्रोजेक्ट इंपोर्ट उसे बोलते हैं जब एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना माल चाहिए सब इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर प्रोजेक्ट इंपोर्ट एक साथ इंपोर्ट करने पे इंपोर्ट ड्यूटी भी कम लगती है। तो द कैपिटल गुड्स विल बी यूज्ड फॉर प्री प्रोडक्शन प्रोसेस। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ HP प्राइवेट लिमिटेड वुड बी सप्लाइड टू सेज यूनिट। HP Private Limited wishes to sell the capital goods imported by it as soon as the production process starts. देखो, इस बार जो हम लोग मशीनरी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, वो मशीनरी मेरे प्रोडक्शन में काम नहीं आएगी, वो मेरे प्री प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएगी। यानी उस मशीन को लाके मैं अपनी फैक्ट्री सेटअप करूंगा, न कि उस मशीन को लाके मैं उसमें मैन्युफैक्चर। तो जब मेरी मशीन सेटअप हो गई, जब मेरा प्रोडक्शन पूरा प्रोसेस सेटअप हो गया, उसके बाद उस इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स का मुझे क्या करना है, कोई काम नहीं है, मेरा तो फैक्ट्री सेट हो गया। तो आपसे HP प्राइवेट लिमिटेड पूछ रहा है, पहली बात तो क्या क्या पूछ रहा है। पहली बात, क्या मैं प्रोजेक्ट इंपोर्ट के लिए एक कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकता हूं अंडर EPCG स्कीम? पहला क्वेश्चन, इसी 4 लाइन के क्वेश्चन में इतनी बात पूछ रहा है। दूसरी बात पूछ रहा है कि उससे जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा वो मैं सेज तो बेचूंगा, तो क्या डीम्ड एक्सपोर्ट EPCG में अलाउड है? दूसरी बात पूछ लिया। तीसरी बात पूछ रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में वो मेरी मशीन काम आएगी, सॉरी वो मशीन मेरे प्रोडक्शन सेटअप में काम आएगी, प्रोसेस में काम नहीं आएगी। तो मेरा सेटअप हो जाने के बाद बिफोर प्रोसेस क्या मैं उस मशीन को सल्टा दूं, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन सेटअप हो गया, अब मुझे प्रोसेस करना है, उसमें उसका काम नहीं है। तो ये 3 बातें आपसे पूछी जा रही है, एक एक करके आंसर। पहला आंसर, भैया प्रोजेक्ट इंपोर्ट के लिए भी आप EPCG स्कीम प्रोजेक्ट इंपोर्ट के लिए भी ला सकते हो। EPCG ऑथराइजेशन कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर स्कीम फॉर प्रोजेक्ट इंपोर्ट। दूसरी बात कि सेज तो यदि आप माल बेच दो चलेगा, क्योंकि EPCG भी डीम्ड एक्सपोर्ट ऑथराइज करती है। दूसरी बात, ये लोग एक्चुअल यूजर कंडीशन की कर रहे हैं। ये जो EPCG स्कीम है ना, वो एक्चुअल यूजर कंडीशन पे है, और जब तक आप अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर दो तब तक आप उस मशीन को बेच नहीं सकते। तो आपका जो मेन प्रश्न था ये सर हम लाए और प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले मशीन को सटा दे, क्या ये हो जाएगा? तो हमने आपको मना कर दिया, भैया नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेंगे उस मशीन को आप डील नहीं कर सकते, वो मशीन आपके पास रहनी चाहिए। बात क्लियर? सर ये सब बात उस पहले वाले चार्ट में था। हाँ है, आप पढ़ लो।
It has to make sure that it does not sell the capital goods till the export obligation is completed. Clear? Okay. अगले पॉइंट में आते हैं कि एडवांस ऑथराइजेशन एनुअल, यानी एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा तो नहीं, आरटीपी एमटीपी में दे दिया. State salient features, salient aspects of advance authorization for annual requirement to export. एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्ट. तो भैया जी 2 लाइन का ही है कि पहली बात, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन वुड बी इश्यूड टू एक्सपोर्टर हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. तो यदि आप 2 फाइनेंशियल ईयर से एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकता है. कितने का मिलेगा? तो एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ CIF वैल्यू of import will be granted up to 3 times of the FOB value of physical export in preceding financial year, or FOR value of the deemed export, or 1 crore whichever is higher. इतने का आपको एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा. ये आपके चार्ट में भी था, प्लस आपको मैंने सम में भी डाल दिया. तो भैया जी ध्यान से देख लेना, आप इसको एग्जाम में वही डल रही है. अच्छा, देखो मैंने आपको एडवांस ऑथराइजेशन पे सम कराया, DFIA के साथ कंपैरिजन कराया, मैंने आपको स्टेटस होल्डर पे सम कराया, मैंने आपको EPCG पे सम कराया. अब ये जो सम्स है ना, ये है जनरल सम्स. जनरल सम्स ये किसी एक स्कीम पे बेस करके नहीं है, ये छोटी छोटी बातें बहुत सारी हो सकती है, तो इन सबसे रिलेटेड ये सम्स है. ठीक है, और इन सबको एक बात देख लेते हैं. रेडी हो? थके हो? थके हो तो बता दो, मेरे पास स्कोप है तुम्हें चार्ज करने का. हाँ सर थके हैं, चार्ज करिए. चलो तुम्हें चार्ज करता हूं. मैं जब स्टूडेंट हूं ना, मैं जब स्टूडेंट की तरह सोचता हूं ना, तो मुझे लगता है कि इतने सारे सम आपने करा दिए, बहुत अच्छी बात है. लाल लाल कर दिए, बहुत अच्छी बात है. एग्जाम के दिन से लाल लाल देखेंगे काम हो जाएगा. लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, या एग्जाम हॉल में बैठने की तैयारी कर रहे हो, तो कल एग्जाम में आज बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो दिमाग में सबसे पहले आता है FTP इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में करेंगे. और फिर इससे इतनी मेहनत ना सब पानी हो जाती है. हो जाएगी ना? क्योंकि उस समय आपका कस्टम्स रिवाइंड नहीं हुआ, उस समय आपका भी GST रिवाइंड करना है, अमेंडमेंट देखने हैं, GST कस्टम के MTP RTP देखने हैं. खत्म हो जाता है, टाइम ही खत्म हो गया. टाइम खत्म हो गया, आपने नहीं देखा ये सम्स. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का नंबर आया तो आपने वो चार्ट देख लिया, मेन में एडवांस ऑथराइजेशन आपने रिवाइंड कर लिया, EPCG रिवाइंड कर लिया, RODTP रिवाइंड कर लिया, बस खत्म हो गया टाइम. ये पीड़ा है, ये होता है, ये होता आया है. इसलिए हमने क्या किया, हमने आपको फोर्स किया कि बाबू सुनना, देख लेना, एग्जाम के दिन भी देख लेना, एक काम कर ऐसे देख लेना बस. छोटी छोटी बातें. एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इश्यूड फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट. सब में आया था काम ये बात? बोलो ये लाइन सब में काम आई थी या नहीं आई थी? आई थी. सेल टू UN और इंटरनेशनल बॉडी शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट. सब में काम आई थी ये लाइन? सर सम से तो उठाया आपने. हाँ. एडवांस ऑथराइजेशन वर्सेस DFIA सब में पूछा था. गुड्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन नॉन ट्रांसफरेबल, गुड्स अंडर DFIA ट्रांसफरेबल आफ्टर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ये सीखा था. 15 वर्सेस 20% वैल्यू एडिशन, ये सीखा था. एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इशूड इवन CO इज नॉट फिक्स्ड, नो CO नो DFIA, ये सीखा था. IGST डबल एडवांस ऑथराइजेशन में मिल जाता है, मतलब IGST भी आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, IGST नॉट एग्जम्प्टेड. नो पोस्ट फैक्टर फैसिलिटी, पोस्ट फैक्टर फैसिलिटी, यही सीखा था.
APCG authorization can also be issued for import of capital goods under scheme for project import. यही वो लाल वाले वर्ड थे, यही वो लाल वाले वर्ड थे. Foreign trade policy provides that import of second hand laptop, अच्छा ये अभी पढ़ना बाकी है. तो आपने वहां पे जो जो खास बातें सीखी, जो मेरे पहले चार्ट या RODTP थे इस पोर्शन में कवर नहीं है, बाकी बातें मेरे पहले चार्ट में कवर थी, जो मुझे लगा कि कवर नहीं है मैंने यहां पे डाल दिया. ठीक है, तो आपने जो सम्स में जो कृत सीखा ना, जो लाल लाल वर्ड सीखे ना, वो भी मैंने उठा के यहीं पे डाल दिया. सर ये तो बहुत अच्छा दिया, अच्छा ही काम कर रहा हूं मैं. क्लियर? चार्ज हुए थोड़ा सा? हाँ सर ये तो चार्जिंग था. ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है सब हमारे चार्ट में अवेलेबल है. जनरल क्वेश्चंस लेते हैं. विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ FTP, डिस्कस गिवन रीजन where the following statement are true or false. अरे वाह ये अच्छा है. Number 1, if any doubt arises in respect of interpretation of FTP, the said doubt should be forwarded to CBIC, और फिर जो CBIC बोलेगा वो फाइनल. क्या बोलते हो? फॉल्स. नहीं कमिटी नहीं है, DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो बोलेगा वो फाइनल. ठीक है, हाँ वो रीजनल अथॉरिटी बोलते हैं, इसी जो ब्रांचेस है उसको रीजनल अथॉरिटी बोलते हैं. दूसरे क्वेश्चन में आइए. एडवांस ऑथराइजेशन वंस क्लेम बाय एन एक्सपोर्टर कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय DGFT. मतलब आपने एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया तो DGFT उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता. DGFT ही गारंटीइंग अथॉरिटी है, तो उसके ऊपर है कि वो आपको ये दे या नहीं दे. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज अ यूनिक 12 डिजिट पैन. हाँ 10 डिजिट, इट इज 10 डिजिट पैन. Waste generated during manufacture in said unit can be freely disposed in DTA on payment of applicable custom duty without any authorization. यानी अब ये सब तो जनरल आ जाए, ये आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कहीं नहीं पढ़ा, और इसको यदि आंसर करना है तो आपको पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का लाइन लाइन पढ़ना पड़ेगा. तो इसको आप इसी क्वेश्चन आंसर से ही सीखिए. क्लियर? आपसे क्या पूछा गया? सेज यूनिट को एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया, उसको अपना सारा माल एक्सपोर्ट करना है. यदि वो वेस्ट और स्क्रैप जनरेट कर लेता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो क्या उसको DTA में बेच सकता है? तो इसको भी DTA में नहीं बेच सकता. तो आंसर इज उसको बेच सकता है. उसको वो ऑन पेमेंट ऑफ नेसेसरी ड्यूटीज अपना बेच सकता है विदाउट एनी ऑथराइजेशन, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी. ठीक है, लाल किया था मैंने इसको. सर आपने ट्रू कर दिया. हाँ तो जब सम्स पढ़ ली है तो इसको दोबारा क्यों पढ़ना है? ट्रू है तो बस ट्रू है. डीम्ड एक्सपोर्ट. CD Corporation is a merchant exporter. Procured order of goods from a customer in USA. It approached AB Corporation, a manufacturer exporter, for execution of the said order. ध्यान से पढ़ना. The shipping bills relating to consignment bear the name of CD Corporation. Bank realization certificate, export order and invoice are in the name of CD Corporation. Comment whether AB Corporation would be deemed as exporter under FTP. I repeat इस सम को आप दोबारा पढ़िए. क्वेश्चन समझे? क्या बोलते हो? नहीं उल्टा बोल रहा है. देखो ऐसा हो सकता है कि आप इंडिया की एक फैक्ट्री हो, आप हो लिज्जत पापड़, 4 महिलाओं ने मिलके मेहनत करके अपने पापड़ को टेस्ट करके मार्केट में लाया. 4 कम पढ़ी लिखी महिलाओं ने, गांव की महिलाओं ने ये वेंचर शुरू किया था.
जो आज लिज्जत पापड़ का आप ऐड देख रहे हो, मजेदार मजेदार, स्वाद स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़, बच्चे बच्चे को ये लिज्जत पापड़ का ब्रांड पता है, जो कि गांव की टाउन की 4-5 महिलाओं ने मिलकर वेंचर स्टार्ट किया था। तो सपोज आपने भी ऐसा कोई लिज्जत पापड़ जैसा वेंचर स्टार्ट किया है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, आप इतना दुकानदारी दुनिया नहीं जानते, आप मैन्युफैक्चर करते हो, आपके प्रोडक्ट में स्वाद है। यह है एक एक्सपोर्ट में पारिंगत, मतलब एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट, एक्सपोर्ट हाउस। तो इसके पास तो ऑर्डर आते ही रहते हैं, इसको तो फॉरेन में भी बहुत लोग जानते हैं। तो यूएस के एक बंदे ने बोला कि यार तुम्हारी एरिया में तो लिज्जत पापड़ सुना बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे यूएस में भी डिमांड आ रही है, यहाँ पे भी बहुत गुजराती मारवाड़ी लोग हैं जिनको वो लिज्जत पापड़ चाहिए, तो एक काम करना यार, वहां से इतना क्विंटल माल भिजवा। तो एक्सपोर्ट हाउस को ऑर्डर मिल गया। ये क्या करेगा, लिज्जत पापड़ को कांटेक्ट करेगा और लिज्जत पापड़ से माल लेके एक्सपोर्ट कर देगा। बताओ एक्सपोर्ट किसने किया? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हाउस ने। क्या आप इन्हें डीम्ड एक्सपोर्ट की टाइटल देना चाहोगे? तो लॉ बोलता है जरूर देना चाहेंगे। अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर तो लिज्जत पापड़ है, उन्हीं ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया कि फॉरेन में उसकी खुशबू पहुंची। हाँ, तभी तो फॉरेन से ऑर्डर आया। तो हम आपको जरूर वो इंसेंटिव देना चाहेंगे जो एक एक्सपोर्टर को मिलता है। ठीक है, आप अपने एक्सपोर्ट हाउस से बात करिए, आप मैन्युफैक्चरर अपने एक्सपोर्ट हाउस से बात करिए, उन्हें बोलिए कि शिपिंग बिल में आपका भी नाम डाल दे, अपना नाम तो डालेगा ही, आपका भी नाम डाल दे, बैंक गारंटी में भी आपका रेफरेंस दे दे, एक्सपोर्ट ऑर्डर में भी आपका रेफरेंस दे दे। तो फिर आप ये सारी जब आ गया, मतलब आप ही का माल एक्सपोर्ट होना है। यू आर नॉट मतलब ऐसा नहीं कि बस फ्लूक में इसका माल एक्सपोर्ट हो गया, लिटरली इसी के लिए वो एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था। तो फिर हम आपको डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे, आपने जो माल इनको दिया दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, और फिर टैक्स इंसेंटिव आपको भी देंगे। लॉ क्लियर? ये आपको एफटीपी में पूरे 50 पेज में ये छुपा हुआ मिलता, यहाँ पे सम से वो ऊपर आ गया। अभी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, आंसर दीजिए। आप बताइए क्या इन्हें डीम्ड एक्सपोर्ट की बेनिफिट मिलेगी? तो हम लोग देखेंगे भैया, देखो शिपिंग बिल में क्या गया, इस लाइन को पढ़िए। द शिपिंग बिल रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट बियर द नेम ऑफ सीडी कॉर्पोरेशन। सीडी कौन है? एक्सपोर्ट हाउस। तो क्या शिपिंग बिल में एबी का नाम गया? तो क्या इसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे? नहीं, बस यही बात है। देखिए यहां पे देखिए, द शिपिंग बिल डज नॉट हैव द नेम ऑफ एबी कॉर्पोरेशन, देयरफॉर आंसर क्या हो गया? नो। श्योर? क्लियर? हाँ सर क्लियर, ये सब क्लियर। एग्जाम आएगा तो हैंडल हाँ हो जाएगा। एक इस तरह का जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन है कि एफटीपी इज लिंक विद कस्टम लॉ, एक्सप्लेन हाउ। तो सर इसमें क्या बताएं? लिटरली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनी पॉलिसी सेट करती है, और उस पॉलिसी के लिए वो लोग तरह तरह के इंसेंटिव्स या रिस्ट्रिक्शंस बनाते हैं कि इंपोर्ट पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, एक्सपोर्ट पे ये इंसेंटिव लगानी है, और फिर उसको लॉ के रूप में कन्वर्ट करता है कस्टम लॉ। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रॉ मटेरियल देता है जिससे कस्टम लॉ बनाता है। तो लिटरली इन दोनों का बहुत अच्छा लिंकेज है। इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? द एग्जम्पशंस एक्सटेंडेड बाय एफटीपी आर गिवन इफेक्ट टू बाय ऑफ नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन अंडर द रिस्पेक्टिव टैक्स लॉ। चाहे वो जीएसटी लॉ हो, चाहे वो कस्टम लॉ हो, चाहे वो एक्साइज लॉ हो, चाहे वो कोई भी लॉ हो। दस एक्चुअल बेनिफिट ऑफ द एग्जम्पशन डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ एग्जम्पशंस नोटिफिकेशन इशूड बाय सीबीआईसी। तो एग्जैक्टली आपको क्या एग्जम्पशन मिलने वाला है ये तो कस्टम लॉ बताएगा, लेकिन ब्रॉडली आपको क्या मिलने वाला है इंसेंटिव्स, तो वो भैया एफटीपी बता देता है। ठीक है, तो जैसे एफटीपी में जो पॉलिसी आ जाती है ना, तो समझ जाओ कि कस्टम लॉ में वो चेंज आएगा। चलो, इस सम को मैंने नाम दे दिया डिफरेंट, मतलब ये सम कोई टॉपिक पे नजर नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा सम नजर आया। मिस्टर ए ब्रॉट अ लैपटॉप
from USA. Such laptop has been used by Mr. B, the seller of humans. Mr. A contends that he can freely import such laptop as baggage without any restrictions or authorization. Examine the correctness of Mr. A's claim in the light of the provisions of FTP. तो ए ने यूएस से कुछ लैपटॉप लिया, उस लैपटॉप को बी ने थोड़े दिन यूज किया हुआ है. अब वो पूछ रहा है कि क्या ए इस गुड्स को इंपोर्ट कर सकता है इंडिया में, सच लैपटॉप एज बैगेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और ऑथराइजेशन. एग्जामिन द करेक्टनेस इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ एफटीपी. तो देखो भैया, आप कस्टम लॉ जब पढ़ोगे ना तो उसमें बैगेज आप चैप्टर पढ़ोगे. बैगेज चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हर 18 साल से ऊपर का इंसान अपने साथ एक लैपटॉप फ्री में लेके आ सकता है. इसलिए आपके जो भी भाई लोग फॉरेन में रहते हैं ना, वो जब भी इंडिया में आते हैं तो आप उनको बोल दो भैया एक लैपटॉप ला देना, तो लैपटॉप ला देगा. आपकी अच्छी खासी कस्टम ड्यूटी बच जाती है. 10-20 हज़ार का फायदा हो जाएगा एक एवरेज लैपटॉप के प्राइस पे. 70-80 हज़ार का आप लैपटॉप ले रहे तो 10-20 हज़ार का फायदा हो जाएगा. तो हर एक फॉरेन का बंदा जब इंडिया में आता है तो वो अपने साथ एक लैपटॉप फ्रीली ला सकता है. बस लैपटॉप को सील पैक में मत लाना, खोल खा के ले आना. तो कस्टम लॉ में तो लैपटॉप कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मना करता है इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड लैपटॉप इज सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशन. तो ये बोलना चाह रहा है कि बैगेज में तो आप लेके आ सकते हो, क्योंकि यार यदि मैं दुबई गया हूं तो ऑब्वियसली अपना लैपटॉप लेके आऊंगा. तो आते समय यदि मेरे साथ एक लैपटॉप है तो आप मेरे को रोक कैसे सकते हो. अच्छा, जाते समय मैं वहां पे ऐसे ही चला गया, फिर वहां पे मुझे कंपनी ने लैपटॉप दे दिया, फिर मैं वापस आ गया, तो मैं तो एक लैपटॉप लेके आऊंगा ही. तो कस्टम लॉ आपको विदाउट ड्यूटी बैगेज लाने देगा, लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलता है कि यदि सेकेंड हैंड लैपटॉप आता है तो उसको आप रिस्ट्रिक्टेड गुड्स मानिए. मतलब आप सेकेंड हैंड लैपटॉप का कंसाइनमेंट इंपोर्ट करेंगे ना तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बीच में आ जाएगा. लेकिन कस्टमर एक बैगेज लेके आ रहा है, सॉरी पैसेंजर एक लैपटॉप लेके आ रहा है, तो उसमें तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. हमने लाल क्या कर दिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड्स दैट इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड लैपटॉप रिक्वायर्स ऑथराइजेशन. ठीक है, ये डिफरेंट वैरायटी. ये पूछ रहा है कि एक मोनोटाइप ट्रेडर है जो एंटर कर रहा है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में. वो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में चाहता है कि करेंसी डिनोमिनेशन हम इंडियन करेंसी में कर दें, और ही सीक्स योर एडवाइस एज टू हाउ इट शुड इंश्योर कंप्लायंस. वो चाह रहा है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो इंडियन करेंसी में डिनोमिनेट हो. तो क्या भैया चलेगा? तो हम बोल रहे हैं हाँ चलेगा, एकदम चलेगा. आप कॉन्ट्रैक्ट किसी भी करेंसी में कर सकते हो, इंडियन करेंसी में, यूएस डॉलर में, या किसी भी करेंसी में, लेकिन पैसा इंडिया में कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट आप किसी भी करेंसी के नाम से करिए, लेकिन इंडिया में पैसा आना चाहिए सीएफई में, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज. हाँ चलो आगे बढ़े. EHTP SEZ, इसके ऊपर एक छोटा सा समय वो भी आप देख लो. सर अब हम लोग थक रहे हो. और 1 2 3 बस भैया 3 सम थोड़ा और झेल लो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस से चार्ज कर दूंगा. 3 सम झेल लोगे? क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस रिलेटिंग टू BOU, ये BOU नहीं होगा, EOU होगा. With reference to provisions relating to export-oriented undertaking, electronic hardware technology park, software technology park, biotechnology park, special economic zone scheme, as contained in foreign trade policy, answer the following question. पहला, a unit intending to trade in handicraft wants to set up an EOU. Is it allowed? तो आंसर इज, आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको टॉपिक ही नहीं पता, आप यहीं से सी करो. आंसर इज नो. ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दीज स्कीम.
तो जो भी ईओयू में, ईएचटीपी में, बीटीपी में, एसटीपी में अपनी यूनिट खोलना चाहता है, वो श्योर करो कि वो मैन्युफैक्चरर है। तो यदि आप हैंडीक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर हो तो यू आर वेलकम इन दिस स्कीम, परंतु यदि आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो तो यू आर नॉट अलाउड अंडर ईओयू, ईएचटीपी, बीटीपी और एसटीपी। हाँ, and EOU has started production after 4 years, 10 months from the date of grant of letter of permission. तो बताइए, is it correct? तो don't try to guess the answer. आंसर बहुत सिंपल है कि एक EOU, BTP, EHTP, STP को प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ता है within 2 years from date of authorization. However, proposals for extension beyond 4 years shall be considered in exceptional circumstances. मतलब 2 साल के बाद आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है। यदि 4 साल के बाद तो बहुत ही रेयर है, लेकिन एक्सटेंशन मिल सकता है। तो आपका तो 4 साल 10 महीने हो जाए तो बहुत रेयर चांस है कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन मिल सकता है। जनरली 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद ही आपको ऑथराइजेशन चाहिए, 2 साल के अंदर ही आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एन EOU wants to import a second hand capital goods which is prohibited under ITC. कैन यू डू सो? कैसे कर सकते हो? मजाक है क्या? प्रोहिबिटेड है, यू कैन नॉट डू। डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट किसे कहते हैं भैया? नाम सुना था, ये दो ही लिस्ट है, इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। सप्लाइज अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, सप्लाइज टू EDU नहीं है, ये EOU है। हाँ, सप्लाइज टू EOU, STP, EHTP, BTP, सप्लाइज अगेंस्ट EPCG ऑथराइजेशन, सप्लाई ऑफ मरीन फ्रेट कंटेनर्स बाय 100% EOU, तो काम का नहीं छोड़िए। सप्लाइज टू प्रोजेक्ट्स अंडर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, सप्लाइज टू प्रोजेक्ट वेयर इंपोर्ट परमिटेड एट जीरो कस्टम ड्यूटी, सप्लाई टू मेगा पावर प्रोजेक्ट, सप्लाइज टू UN और इंटरनेशनल बॉडीज, एंड सप्लाई टू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। ये सब डीम्ड एक्सपोर्ट माने जाते हैं। ठीक है, 4-5 पॉइंट याद रहेगा। डिस्कस द बेनिफिट ग्रांटेड अंडर FTP टू स्टेटस होल्डर, ये हमारे स्टेटस होल्डर में था। व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, बस क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है ना, इनको एक्सपोर्ट वेयरहाउस बनाने मिल जाता है, इनको एक्रेडिटेड प्रोग्राम में डाल देते हैं, इनका सीओन प्रायोरिटी पे सेटअप हो जाता है। हाँ, और इनको सेल्फ सर्टिफिकेशन पे ओरिजिन का वो मिल जाता है, ओरिजिन ऑफ गुड्स सेल्फ सर्टिफिकेशन में मान लिया जाता है। इनका गुड्स रुकता नहीं भैया, क्लियर हो जाता है। एक FAQ ऑन RODTP डाला हुआ, वो भी आप घर पे देख सकते हो, 4 लाइन का है। ठीक है, अभी मैं क्या करने जा रहा हूं? अभी मैं आपको चार्ज अप करने जा रहा हूं। मेरा काम है आपको FTP में चार्ज अप करना। आपने जो मिसलेनियस बातें सीखी ना इस क्वेश्चन आंसर से, वो जितनी सीखी मैं सब मैंने नोट्स में डाल दिया। ये देखिए हमने क्या क्या डाला। डिसीजन ऑफ DGFT ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ FTP इज फाइनल। सीखा है समाज? DGFT हैज द पावर टू रिफ्यूज टू ग्रांट और रिन्यू द ऑथराइजेशन। ये समझा? DGFT हैज द पावर टू रिफ्यूज टू ग्रांट और रिन्यू द ऑथराइजेशन। रिपीटेशन आ गया। DGFT any waste or scrap remaining, including any form of metallic waste or scrap generated during manufacturing or processing activities of a sage develop or to develop, are allowed to be disposed of in DTA without any authorization subject to payment of custom duty. ये सीखा था आज? A third party export shall be treated as deemed export if in the shipping bill name of the merchant and manufacturer exporter are mentioned. BRC यानी बैंक सर्टिफिकेट, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट ऑर्डर, इन सब में नेम ऑफ द थर्ड पार्टी मेंशन होना चाहिए, तब वो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। याद सीखा था? स्टेटस होल्डर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मस्ट बी इन करेंट ईयर एंड लास्ट 3 years। मिस्टेक था, मैंने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया। फॉर ग्रांटिंग स्टेटस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी इन एटलीस्ट 2 out of 4 years। सीखा था? डाल दिया। एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी ड्रॉबैक कैन बी क्लेम साइमल्टेनियसली।
Therefore, partly import on payment of duty and partly on advance authorization is allowed. सम से सीखा था, डाल दिया. Traders can denominate all export contract and invoices in the freely convertible currency or in Indian rupee, but export proceed must be realized in CFE. आज सीखा था, डाल दिया. A trader cannot opt EOU, EHTP, BTP. आज सीखा था, डाल दिया. EOU, BTP, EHTP, STP should start production within 2 years from the date of grant of letter of authorization. It is या सीखा था, डाल दिया. EOU is permitted to import duty free second hand capital goods. Duty free import of EOU is permitted to import duty free second hand capital goods. ये भी एक छोटा सा पॉइंट मुझे नजर आया तो मैंने डाल दिया. एज पर FTP फॉलोइंग दैट ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सारे पॉइंट आज आपने सीखे थे, मैंने डाल दिया. भैया जी सब हो जाए क्या? सब. तो लिटरली हमने जो सम से भी सीखा ना वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया. तो लिटरली भी इस चार्ट को करने के बाद आपको सम्स भी मतलब देख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रीड करना एक अलग आर्ट है, लेकिन समय नहीं है तो इसको देखने से भी काम हो जाएगा. ठीक है. तो भैया जी इसके अलावा मुझे लगता है अब आप FTP में लोगों से सम इंजॉय करिए. कोई सम दे तो उसको पूछ लीजिए. अलग से थ्योरी को अंडरलाइन कर करके पढ़ना समझदारी नहीं है. फिर भी यदि मैं एज ए टीचर बोलता हूँ ना कि सेल्फ स्टडी, तो यदि किसी को सेल्फ स्टडी करना है FTP से तो EOU, EHTP या सेज की सप्लाई, इन सब के ऊपर शॉर्ट नोट आप तैयारी कर सकते हो. यदि आपको बहुत मन है कि मैं थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करना चाहता हूँ, यू कैन डू. ठीक है. RODTP बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इतना बड़ा इसमें चार्ट में जगह दिया है. ए के ऊपर हमने अलग चार्ट बनाया, EHTP का पहला चार्ट बनाया, मतलब चार्ट 1 में सब छोटे छोटे चार्ट को मर्ज करके बनाया हुआ है. मुझे लगता है हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ बहुत ज्यादा न्याय किया है. ठीक है. मस्ती मारो.